नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स दिल्ली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। तो आज कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारा एडिटोरियल है काफ़ी अलग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्या कहा गया है जहाँ पे यहाँ बात की गई है अशोक, सम्राट अशोक से रिलेटेड, और आज का जो वॉर है उसमें क्या एनालॉजी पाई गई है, क्या डिफरेंसेस पाए गए हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे और हम आपको ले चलेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। ओके, सो इन द करेंट सिनेरियो, वो कहते हैं ना, इतिहास रिपीट होता है एंड इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट। सो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, वो डिस्कस करेंगे हम आज के एडिटोरियल में। ठीक है, उससे पहले ये हमारी टू डू लिस्ट है जो हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। क्योंकि आजकल चर्चा जंग पे, वॉर पे, पीस पे, ह्यूमन राइट्स पे चल रही है, तो आज का ये है हमारा कोट: पीस इज मोर देन जस्ट एन एब्सेंस ऑफ वॉर। ओके, ट्रू पीस इज जस्टिस, ट्रू पीस इज फ्रीडम, ट्रू पीस डिक्टेट्स द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्तों कोट भी कर सकते हो एथिक्स के आंसर में, या फिर GS2 से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जहाँ पे आपको डिस्क्राइब, डिफाइन या फिर एग्जामिन एनालिसिस करना हो। तो दैट इज़ वाई आई यूज टू गिव यू guys these topics, these motivational quotes, so that you can quote in your examination. ठीक है, 4 लाइन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप, अगेन वॉर से रिलेटेड है कि ये एथिक्स में क्वेश्चन आ भी चुका है। कैन अ वॉर बी जस्टिफाइड ऑन मोरल ग्राउंड्स? कैन अ वॉर बी जस्टिफाइड ऑन मोरल ग्राउंड्स? ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट। और ऐसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। दिस वे यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स। बहुत ज़्यादा उसमें लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। दीज आर द थिंग्स यू कैन सब्सटैंशिएट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, ये था एथिक्स कोड ऑफ द डे। और जो मैंने ऐसे था, ऐसे अभी भी सेम रखा है, क्योंकि अभी मुझे किसी का खास कुछ आंसर आया नहीं है, ना कोई फ्रेमवर्क आया है। सो ऐसे का मैंने अभी सेम रखा है: नाम, रेलेवेंस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मैंने कल और परसों कुछ नाम से रिलेटेड वीडियो भी रिलीज़ की थी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आते हैं अब हमारे क्वेश्चंस पे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे विथ रेफरेंस टू नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, जो हमारा कल शाम का वीडियो रिलीज हुआ था उसमें ये 2 क्वेश्चंस थे। आप लोगों को शायद मौका नहीं मिल पाया होगा कमेंट करने का, ज़रूर करिएगा। और ये है डिफरेंस। मुझे शायद डिफरेंस भी किसी ने नहीं बताया है कि आर्टिकल 22(3) और 22(4) का डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं बताना आप समझ लीजिए, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कोट इन द एग्जामिनेशन। ओके, सब्सटैंशिएट करना हमें बहुत ज़रूरी है अपने मेंस आंसर में भी। ठीक है, इनफैक्ट कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में भी MCQ के तौर पे ये दे सकता है। इसका और इसका जवाब नितेश ने दिया हुआ है, आइए देखते हैं नितेश का आंसर, रिव्यू करते हैं। नितेश ने ओपन प्रिजन का कंसेप्ट सही बताया है। ओके, दैट इज दैट्स ट्रू राइट। इन केस अगर आप डिसअग्री करते हैं नितेश से, तो आप कमेंट करके उसी पर रिप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वी विल लुक इनटू इट। ठीक है, बॉडी में जो हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन था कि नीड टू री लुक एट द इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया वाइल एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, देखिए ओपन प्रिजन सिस्टम जैसा कि नितेश ने लिखा है और सही लिखा है, ये तभी हो सकता है जब एक हिंदी में कहते हैं उसको आदर्श, आदर्श कारावास। ठीक है, आदर्श कारावास ये ओपन प्रिजन सिस्टम का कंसेप्ट है। इंडिया में कुछ कुछ जगह पे है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है लखनऊ में एक है, वहाँ मैं गया भी हूँ, वहाँ देखा भी हूँ मैं। आदर्श कारावास कुछ ऐसी सिस्टम है जहाँ पे कैदी कैद नहीं रहते हैं, हाँ 4 दीवारी में रहते हैं, लेकिन खुले रहते हैं। वो बेसिक काम करते रहते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से हो गया, चाहे मशीन, कोई भी जो उनकी स्किल है, बेसिक स्किल है, वो अपना यूज़ करते रहते हैं और साइमल्टेनियसली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आज़ाद रहते हैं, खुले रहते हैं, बंद नहीं रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन प्रिजन। लेकिन क्या हम इसको जो करंट हमारे प्रिजन सेल्स हैं उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो करंट जेल सिस्टम है उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि कुछ हमारे पास हार्डकोर क्रिमिनल हैं, कुछ माफियाज हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वॉयलेंट पैदा कर सकते हैं। तो
ये कंसेप्ट यहाँ से उधर के आया था, दैट्स वाई दे हैव बीन बाइफर्केटेड, दैट्स वाई दे हैव बीन सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई थी वो इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिस की गई थी, क्या हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नितेश का ये जो चारों पॉइंट है जो मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था परसों, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सिग्निफिकेंस मेंशन कर दिया है एंड देन वे फॉरवर्ड ऑल्सो। सो दिस इज एन कंप्लीट आंसर एक्चुअली। ओके, सो आई वुड से दिस कुड बी अ मॉडल आंसर। येस, दे कुड बी +1 +2 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं, इन्होंने आर्टिकल मेंशन नहीं किया, इन्होंने रिपोर्ट सिर्फ एनसीआरबी की मेंशन की है, जजमेंट लिखी हुई है इन्होंने। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आने के लिए, अदरवाइज दिस इज कंप्लीट मॉडल आंसर, यू गाइज कैन रेफर। ओके, सो वेल डन नितेश। ओके बडी, ये मेरी वीडियो थी जो हमने निकालो प्रीलिम्स का जो हमारा कंसेप्ट रिसेंटली हमने फिर से स्टार्ट किया है, उससे रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू सो मच गाइज। स्टे ट्यून्ड, निकालो प्रीलिम्स अभी बहुत ज़्यादा कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो कि क्विक रिवीजन होगा आपके प्रीलिम्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर प्रोग्राम। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करिए, जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आपका हमारा संतुलन नहीं बैठ पाएगा, हमारा प्रोग्राम आपसे मिस होता रहेगा। इसलिए प्लीज़ डू फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। ये है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के प्रोग्राम। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं civilsdaily.com पे, ठीक है। वहाँ पे इनका प्राइसेस चेंज हो गए हैं, जो एमआरपी है कोर्सेज की उनकी फीस चेंज हो गई है, आप जाके देख सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, अभी भी 90 डेज आर स्टिल लेफ्ट। ओके, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। आज के इस आर्टिकल में हमने तीन कुछ डेफिनेशंस ली हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। पहली है व्हाट इज यूटोपियन इमेजिनेशन। इफ समबडी विल टेल यू वाइल डिस्कसिंग समथिंग, कोई डिबेट कर रहा है, कोई आपसे चर्चा कर रहा है, एंड देन यू से यू नो अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन बेस्ड ऑन माई यूटोपियन इमेजिनेशन, बट व्हाट इज दैट यूटोपियन इमेजिनेशन? सी, यूटोपियन इमेजिनेशन एक्चुअली ये वो इमेजिनेशन है जो एक आर्टिस्टिक बिहेवियर को आपको दर्शाता है, ठीक है। हु आर इमेजिनिंग कि आप किसी, मतलब जमीन पे कुछ और चल रहा है बट यू आर इमेजिनिंग समथिंग डिफरेंट विच इज गोइंग ऑन टू अ डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल। एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, एक तरीके से ऐसी थिंकिंग हो गई विच इज समटाइम्स नॉट रियल और मे बी प्रो रियल, बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल मैंने कोट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पेरिलियस बॉडीज, दिस एग्जीबिशन रिकॉग्नाइजेज द डिफिकल्टीज ऑफ द टास्क अहेड। गार्गेंटुअन, इसका मतलब होता है एनॉर्मस, बहुत बड़ा, तो अपने स्पीच में भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्यूराइल, प्यूराइल बोले तो वेरी चाइल्डिश बिहेवियर, इमेच्योर, ठीक है, असमझ आदमी, ठीक है, बेसिकली। तो ये प्यूराइल कंसेप्ट है, आप अपना यूज कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट में, लैंग्वेज में, टू इन्हांस योर वोकैबुलरी। ये हो गया हमारा टॉप 3, यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 होना चाहिए, मैंने गलती से कल की स्लाइड वाली कॉपी कर दी है इसमें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एडिटोरियल एंड ओपन एनालिसिस, ठीक है। आज मैंने एक आर्टिकल को पकड़ा है, उसी को डिटेल में समझा है, इसलिए क्योंकि ये आपके किससे रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कम आर्टिकल आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको उठाया जाए। एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, इनफैक्ट ये बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड है, जो हमारा कंसेप्ट है पूरा बुद्धिज़्म का, जहाँ पे टीचिंग्स हुई थी बुद्धिज़्म की, ठीक है। ये वॉर से रिलेटेड है, ये पीस से रिलेटेड है, ये एक एथिक्स का भी एक बहुत बड़ा एंगल निकल के आता है इसमें, ठीक है। तो इनफैक्ट ये GS1 का तो है ही, GS2 का भी है, क्योंकि यहाँ पे नीति निर्माण की बात की गई है अशोक के, ठीक है, सम्राट अशोक के नीति निर्माण की कुछ बात की गई है, उनके पॉलिसीज की, उनके राजनीतिक कुछ स्टेप्स थे उस टाइम पे, उसकी बात की गई, इसलिए GS2 और GS4 जो जिस तरीके से आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने मोरालिटी के बेस पे अपना धर्म बनाया, धम्म बनाया जिसको कहा जाता है। तो ये तीनों एंगल, इसलिए मेरा ये रीज़न था आज का इस टॉपिक को उठाने का, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम ये समझते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। सो बेसिकली everybody, I think everybody, you know about what's happening in the current time, right? Between the Ukraine Russia crisis, in fact India has been like kind of a pseudo thing, has been involved here, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है
और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उन सब से हम वाकिफ़ हैं। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हमसे ये डिस्कस किया गया है कि रिसेंटली हमें ये देखा गया कि रशिया रशिया के कुछ ऑफिसर्स, इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन ने भी ये अपनी अपॉलजी जाहिर करते हुए उन्होंने अपॉलजी मांगी है पब्लिक से कि भाई ये जो मास मर्डर हो रहा है और जो सफरिंग्स हो रहे हैं इस वॉर के तहत, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, हम एक पीस कीपिंग प्रोटोकॉल के तहत जाना चाहते थे, लेकिन मामला और समीकरण जो है वो कैलकुलेशन बिगड़ रही है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। कई मौके पे पुतिन ने ये जाहिर भी किया है कि भाई हमें इस वॉर को कॉल ऑफ भी कर लेना चाहिए, मतलब कि ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एंगल बन जा रहे हैं जहाँ पे पुतिन और यूक्रेन वॉर करने पे मजबूर हो रहे हैं। ठीक है। हालांकि दोनों पक्ष में फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि अभी पीस टॉक्स के लिए ये लोग बेलारूस में जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेलारूस अगेन रशिया का अच्छा दोस्त है, इसलिए यूक्रेन ने उसको मना कर दिया है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर कोई सुपर पावर कंट्री है और उसका लीडर है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, इन लोगों में से, क्योंकि सुपर पावर्स हैं ये, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा राजनेता, खास तौर की प्रधानमंत्री के रूप में जैसे व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने ये अपना दुख जाहिर किया है, उन्होंने अपना कष्ट तकलीफ जाहिर किया है जो सर्वाइवर्स हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक मोरालिटी इस्टेब्लिश होती है पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ एम्पथी स्टैंड होती है पूरे वर्ल्ड में। एक एक नॉन वायलेंस की का मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। इससे पहले कौन था? इससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने भी अपॉलजी मांगी थी जब इराक में उन्होंने धावा बोला था। तो इराक में जो डिस्ट्रक्शंस हुए थे, जो तबाही हुई थी, उसके टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश दोनों ने माफ़ी मांगी थी खुलेआम। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव हैं दोस्तों जो एक लीडर को एक एक सुप्रीम बना देता है, मतलब उसकी क्वालिटीज़ को और अप्रिशिएट करता है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड हम हिस्ट्री में चलेंगे। ठीक है। सम्राट अशोक के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। जैसे व्लादिमीर पुतिन एक सुपर पावर के रोल में दिख रहे हैं, और जहां पे वो किसको कैप्चर कर रहे हैं? यूक्रेन को कैप्चर कर रहे हैं, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वहीं पे यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत अच्छी खासी मिलिट्री पावर है उसके पास। यूक्रेन छोटा सा है, बहुत ज़्यादा उसके पास ना तो आर्म्स हैं, ना तो पीपल हैं, और ना ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि बहुत दिन तक वो खुद बे ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। ऐसे टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ उन्होंने व्यक्त की है, जाहिर की है। ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन दोस्तों हम सम्राट अशोक के टाइम पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस पे हम आते हैं। ये जो हमारा आर्टिकल है वो ये कहता है कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई थी सम्राट अशोक के टाइम पे, जब उन्होंने कब जब उन्होंने कलिंगा कलिंगा पे अपना धावा बोला था। तो ठीक है। कलिंगा मतलब कि उस टाइम का उड़ीसा हुआ करता था, ये पूरा एरिया था। ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ये कलिंगा हुआ करता था। सो उस टाइम पे सम्राट अशोक ने दो 260 BC की बात है, यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ हुआ है ये। ठीक है। सो बेसिकली सम्राट अशोक ने कलिंगा पे जब धावा बोला तो बहुत सारे ऐसे सैनिक दल थे, बहुत सारे पक्ष विपक्ष उस साइड के लोग भी थे जो कि मारे गए, जिनकी तबाह हो गई। ढेर सारे लोग मारे गए, चाहे वो जानवर थे चाहे वो इंसान थे। एक एक लाशों का जनसमूह खड़ा हो गया था। ठीक है। मतलब खून की नदियां बह रही थीं और लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, कष्ट से जी रहे थे लोग। और जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट किए थे उनका तकलीफ तो थी ही, लेकिन जो लोग वॉर से भाग गए थे, जो लोग पलायन कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, उनकी भी तकलीफ थी, क्योंकि वो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, लैंड से, कल्चर से सबसे अलग हो गए थे। सो एक वॉर एक वॉर की वजह से हर एक इंसान को कष्ट होता है, हर एक आदमी को, किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, या फिर किसी को खुशी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं एक एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को बहुत बड़ा कष्ट पहुंचता है, बहुत ठोस, और वो दाग जीवन भर रहता है। तो सम्राट अशोक के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने
जब अटैक किया कलिंगा पे, अटैक करने के बाद ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। जब उन्होंने अटैक किया और उन्होंने देखा कि मीलों दूर दूर तक सिर्फ लाशें हैं, सिर्फ लोग रो रहे हैं, सिर्फ चीख रहे हैं लोग, खून की नदियां बह रही हैं, कोई कोई रेंग के आ रहा है, कोई दौड़ के आ रहा है, कोई भाग जाना चाहता है, कोई जल के भस्म हो गया है। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये तकलीफ सम्राट अशोक से देखी नहीं गई। कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे जा चुके थे उस युद्ध में, कलिंगा वॉर में। और लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, मतलब माइग्रेट हो गए थे, छोड़ चुके थे वो सारी चीज़ें। सम्राट अशोक और उनके जितने भी साथी थे, इस बात का उनको बहुत दुख था, बहुत उस पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि मास किलिंग हो रही थी, मसैकर हो रहा था, जनसंहार हो रहा था, सरेंडर कर रहे थे लोग, काटे जा रहे थे गर्दन किसी की। तो एक एक तरीके से बहुत ही अ, विवादास्पद सिचुएशन थी। ठीक है, यहाँ पे अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अशोक बदल जाते हैं, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनकी नीति निर्माण की सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिज अकाउंट्स, अशोका ने जब कलिंगा पे कॉन्कर किया, मतलब कि उड़ीसा आज के डेट में माना जाता है, जब कॉन्कर किया तो लगभग उस टाइम के बाद अशोक एकदम चेंज हो गए। ठीक है, द सफरिंग दैट वॉर इन्फ्लिक्टेड ऑन द डिफीटेड पीपल मूव्ड हिम टू सच रिमोर्स दैट ही रिनाउंस्ड आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट। रिनाउंस्ड मतलब त्याग कर देना, आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट मतलब कि जो हाथी, मतलब गोला बारूद और जो वेपन्स होते हैं, उनसे लड़ना बंद करवा दिया था, त्याग कर दिया था। इट वॉज एट दिस टाइम दैट ही केम इन टच विथ बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड इट। उसी टाइम पे ये बुद्धिज़्म के टच में आए और फिर बुद्धिज़्म को इन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, और जब कलिंगा वॉर हो चुका था, उसके बाद और उसके पहले भी इनके राज्य के जितने लोग थे और आसपास के राज्य के जितने लोग थे, वो अशोक का बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे वॉर के खिलाफ। अशोक का बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सारे स्लॉटर्स के खिलाफ, जो भी जनसंहार हो रहा है, और बहुत लोगों ने विटनेस भी किया इस चीज़ को। ठीक है, और जब एक राजा, जब एक इतना बड़ा राजा, जब इतना बड़ा सम्राट अपने एक्शंस को, अपने जो भी कृत्य हैं उसके, उसको जब वो पब्लिकली डिनाउंस करता है, मतलब कि पब्लिक में वो ये कहता है कि मैं गलत था, मुझसे ये गलती हो गई, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत सीखने की चीज़ है। ठीक है, कि एक एक विश्व का इतना बड़ा लीडर वो खुद कह रहा है कि मेरी खुद की ये गलती थी और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब कलिंगा का वॉर इन्होंने जीता, तो ये एरिया उनका हो गया था, सम्राट अशोक का ये पूरा अफगानिस्तान उनका हो गया था। एक तरीके से इन्होंने लगभग भारत पे तो राज किया ही इन्होंने, इनका अंपायर, और ये एरिया जो आज का टाइम अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, उस पर भी राज किया था, और साउथ के कुछ एरियाज थे। ठीक है, सो हम डिटेल में यहाँ समझते हैं कि क्या हुआ था आखिर अशोक के साथ शुरू शुरू में। देखिए, अशोक शुरू से अपने, मतलब उत्तराधिकार नहीं थे राजा बनने के। ठीक है, बिंदुसारा के और भी लड़के थे, और अशोक तो सबसे बड़े बच्चे थे नहीं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों से लड़ा इस पोजीशन को पाने के लिए। ठीक है, वो एक आधिकारिक वंश नहीं थे कि वो उनको दिया जाए, उनसे बड़े भी लोग भाई थे उनके जिनको दिया जाए, लेकिन अशोक सबसे योग्य थे, केपेबल थे, स्किल्ड थे अशोक, क्योंकि उन्होंने वेपनरी में, आर्मरी में, मतलब महारत हासिल कर ली थी। ठीक है, बिंदुसारा चाहते थे कि उनका जो एल्डर बेटा है, बड़ा बेटा है सुसीमा, वो बने राजा, लेकिन अशोक ने इतना ट्रेन अच्छा किया था खुद को, वेपन वगैरह इतना बढ़िया चलाते थे, इतना स्किल्ड हो गए थे वो, कि किसी को भी, मतलब नॉर्मल आराम से वो हरा सकते थे। ठीक है, इसलिए इस छवि को, इस एफर्ट को देखते हुए, इस एनर्जी को देखते हुए उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था उस टाइम पे वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला था। ठीक है, सो कुछ वॉर्स हुए। ठीक है, जब सक्सेशन के बाद जब बिंदुसारा की मौत हुई सन 272 बीसी में, अशोक emerged एज अ विक्टोरियस एडेड बाय हिज फादर्स मिनिस्टर्स। याद रखिएगा, भाइयों द्वारा नहीं, उनके जो पिता के जो मिनिस्टर्स थे,
ठीक है, पूरी मंत्रिमंडल थी, उन्होंने सम्राट अशोक को ऊपर ले आया और फिर उनको सम्राट यानी कि किंग बनाया था। शुरुआत के दिनों में सम्राट जो अशोक थे वो बहुत क्रूअल थे, बहुत रूथलेस थे। कहा जाता है कि एक ऐसा कारावास बनवा रखा था प्रिजनर्स के लिए कि तुम वहां जाके मर जाओ, मतलब बहुत क्रूअल नाम था, इसलिए उनको चंड अशोक नाम से भी बुलाया जाता था एक टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये वही बात मैं कह रहा हूं कि जब से कलिंगा वाला युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली, गद्दी संभालने के 9 साल बाद कलिंगा का जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो अशोक में चेंजेस आए, उसके बाद जो अशोक में और उनके पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस आए वो काबिले तारीफ थे, वो सराहनीय थे। तो आइए समझते हैं व्हाट वर हिज अचीवमेंट, व्हाट डिड ही डू एंड हाउ डिड ही बिकेम। सो बेसिकली जब ये कलिंगा का वॉर लड़ा गया 265 बीसी में, सो अशोक उसको दिल पे ले लिए, पर्सनली अपने जहन में ले लिए, और उनको ये लगा कि मैं जीत तो गया हूँ जग से, लेकिन हार गया मैं खुद से। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की मौत हुई है, बहुत लोगों का घर उजड़ा है। ठीक है, पूरी की पूरी शहर, लाखों लोग बेघर हो गए थे, मर गए थे उस वॉर में। ठीक है, अम, इस कष्ट से, इस तकलीफ से वो खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को ज्वाइन किया, बुद्धिज़्म को टच किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप देख देख सकते हैं एथिक्स। अशोक को ये बात इतनी घर गई, इतनी पहुंची, इतना कष्ट हुआ उनको कि उन्होंने एथिक्स, एक तरीके का इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, जैसे आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग होती है ना, कि कुछ कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे या फिर कोई पॉपुलर लीडर है, अगर वो चाहे तो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग या फिर इंटरनेट के थ्रू चीज़ें मतलब डेसिमेट करवा दे, इधर से उधर फैला दे कि पब्लिक में भाई ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसा करो ऐसा मत करो। ठीक है, उस टाइम पे एक एडवर्टीजमेंट का या फिर पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने का क्या तरीका था? इंस्क्रिप्शन का तरीका था, वर्ड ऑफ माउथ का तरीका था। अशोक ने पिलर्स पे मेजर रॉक एडिट्स, माइनर रॉक एडिट्स, पिलर पे जहां पॉसिबल हो सका वहां पे उन्होंने इंस्क्रिप्शन, नकाशी करवा दी, लिखवा दी थी। क्या? धम्म, ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय पीपल विथ अथॉरिटी, इसको एडिक्ट्स कहते हैं। इसमें इन्होंने पूरा का पूरा धम्म लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था वो हम देखेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी जनता जब उसको पढ़े, जब उसको सीखे, समझे, तो फिर उसको ये इंश्योर हो, ये प्राप्ति हो कि भाई अहिंसा से ही इस भारत को, इस देश को, इस विश्व को जीता जा सकता है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अशोक 30th रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब कलिंगा वॉर विविडली, उन्होंने पूरे वॉर का विवरण किया, डिस्कस किया यहाँ पे। और ही नाउ बिकेम धर्म अशोक। याद रखिएगा, चंड अशोक से धर्म अशोक की जो जर्नी थी, उसके बीच में आता है कलिंगा की युद्ध, कलिंगा का वॉर, और वहीं से वो चंड से धर्म अशोक बन गए थे। 263 बीसी में अशोक कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, मोगलीपुत्र टिस्सा उनके पहले मेंटर हुए, बुद्धिस्ट मंक थे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मोगलीपुट्टा टिस्सा वॉज द फर्स्ट मेंटर ऑफ अशोका। ठीक है, दूसरा यह अशोक इवन कंडक्टेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। अच्छा, वीडियो पॉज करके मुझे बताइएगा कि किसने करवाया था पहला और दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, और कहाँ पे हुआ था, ये मुझे आप पॉज करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोस्तों, क्लास 7th और 8th का, 6 में भी पूछा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट वहाँ की प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने पार्ट लिया था, शामिल थे वो। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हाथी, इतने कहा जाता है कि 9,000 से भी ज़्यादा हाथियाँ थीं, 1,20,000 से भी ज़्यादा सैन्य दल थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, जनता समूह था जिनको सपोर्ट करते थे अशोक को। ठीक है, अशोक से जब वो चंड अशोक से वो धम्म अशोक बन गए, एक तरीके से धर्म अशोक बन गए, तो कुछ चीज़ें उन्होंने, जो चीज़ें लिखवाई थी पिलर्स पे, स्टोन्स पे, उनमें से ये चीज़ें मुख्य थीं। अब वो क्या चीज़ें थीं? वो ये थी भाई कि अशोक स्टैब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप। पैटर्नल किंगशिप मतलब कि भाई जो कि चला आ रहा है, और हायर वाले चीज़ें कि बाप का बेटा राजा बनेगा, ऐसे करके वो स्टैब्लिश करवाया उन्होंने। ही रिगार्डेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन, ओके, एंड बिलीव्ड इट इज़ द किंग्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट का, तो हम इस आर्टिकल पे आते हैं जहाँ पे कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑन सेंट्रल किंग्स धर्म इज सर्वजन सर्व लोकहित, मतलब कि वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंड वर्ल्ड, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, सो
इनकी ड्यूटी क्या थी? ये कहते थे कि अपने एथिक्स में इन्होंने लिखवा रखा था कि भाई कि जो अपने माता पिता की सेवा करे, जो अपने टीचर का आदर करे, सम्मान करे, जो अहिंसा को प्रैक्टिस करे, जो सच्चाई का साथ दे, वही एक अच्छा इंसान और वही धर्म उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, आप वीडियो पॉज करके आप समझ लीजिएगा। ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए, फिर जानवरों का, सर्वेंट्स का, प्रिजनर्स का, ये सारी चीज़ें मना की उन लोगों ने। ही एडवोकेटेड टॉलरेंस टूवर्ड्स रिलीजन, ही सॉट कॉन्क्वेस्ट, धर्म और वॉर। कई सारे ऐसे मिशन स्प्रेड किए उन्होंने, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगह। उन्होंने अपने बेटे मोहिंदा और डॉटर संघमित्र को श्रीलंका भेजा। ठीक है, बहुत सारी इनकी इंस्क्रिप्शन जो हैं वो पाली और प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, लेकिन कुछ कुछ पाया जाता है ग्रीक में भी, कुछ आरामिक स्क्रिप्ट में भी, इनकी भाषा में पिलर्स में इंस्क्राइब्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो दोस्तों वॉर के बाद सम्राट अशोक ने इसको लिए। तो हमारा क्वेश्चन फिर से घूम के वहीं आता है जो हमारा आर्टिकल था आज का, यूक्रेन और रशिया क्राइसिस को लेके, जहां पे यूक्रेन एक छोटा सा, मतलब कलिंगा इसको कह सकते हैं, यूक्रेन एज कलिंगा। ठीक है, और रशिया एज जो भी है, हम पुतिन को सम्राट अशोक नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने एक एनालॉजी निकाली है। ठीक है, सिचुएशन वही है जहां पे अब लोग अपॉलॉजी मांग रहे हैं। सो द ओनली काइंड ऑफ फेम एंड ग्लोरी जो कि सम्राट ने वो इमेजिन की थी, उन्होंने ये प्रोफेस किया था, वो ये था कि भाई जो भी हम अचीव करें वो अचीव करें बाय ओबेइंग एंड फॉलोइंग धम्म। क्या होता है धम्म? पब्लिक एंड पॉलिटिकल मोरालिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल मोरालिटी आपका सब्जेक्ट एथिक्स में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है, और क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे पे पॉलिटिकल मोरालिटी से। ठीक है, देयरफॉर वॉर और कॉन्क्वेस्ट, जंग, युद्ध, ये बेसिकली शरीर को, ह्यूमन नेचर को, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन इंसान की जो योग्यता है, इंसान की जो सही मायने में जो जीत है, वो बिल्कुल इस मायने में है ताकि वो दूसरे पर्सन को एलिवेट करे, वो दूसरे पर्सन को मतलब कि सपोर्ट करे, उसका सम्मान करे, आदर करे, और उसके शक्तियाँ हैं या फिर उसकी जो भी पॉलिसीज़ है उसको रेस्पेक्ट करे। ठीक है, देयरफॉर बाय फॉर्मुलेटिंग धम्म, अशोक अटेम्प्ट्स टू रीशेप ब्राह्मण क्षत्रिय मैस्कुलिन कल्चर इन इट्स एंटायरटी। ठीक है, बाय रिजेक्टिंग वॉरियर एथिक, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई क्षत्रिय तो सिर्फ तलवार उठाएंगे, ब्राह्मण अपना भाई सारी चीज़ें करेगा, विधि विधान से साथ करेगा, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कंसेप्ट चेंज कर दिया था। ठीक है, as called as Ashok launched a radically new vision of kingship which becomes जहाँ तक कि वायलेंस को वो कम महत्व देता है, जहाँ पे एक टाइम पे नेसेसरी हुआ करता था, युद्ध नेसेसरी हुआ करता था, जबकि एक टाइम पे चंड अशोक बोला जाता था। ठीक है, सो यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को लेते हुए दोस्तों ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि युद्ध और किसी को कॉन्क्वर करने से बहुत ज़्यादा पीस नहीं आई है। ठीक है, हाँ कुछ लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ आर्टिकल में, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं, ये ब्लू वाला पॉइंट आप देखिएगा कि अम, अच्छी चीज़ें होती हैं वॉर के बाद। जैसे आप कह सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक एक वॉर के बाद पैदा हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तभी तो आज के टाइम पे इतनी अच्छा यूरोप है, इतना अच्छा फ्रांस है। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही तो औरतों को इतनी पार्टिसिपेशन मिला, उसमें सोसाइटी में मिला, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मिला इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में। आप ये भी कह सकते हो कि भाई जब तक ये वॉर वगैरह नहीं होते तो कैसे पता चलता कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कैसे पता चलता कि हम टेक्नोलॉजी या फिर हमारी जो एडुकेशन है, हमारी जो मेडिसिन वाली लाइन है, वो सब कैसे पता चलता है, क्योंकि तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दीज आर्गूमेंट्स आर जस्ट एब्सर्ड। सी ऑफ कोर्स बैड थिंग्स हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, आप ये सोच के नहीं वॉर करोगे कि हम युद्ध कर लेते हैं उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद चाइना हमारा दोस्त हो जाएगा, उसके बाद रशिया हमारा दोस्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर आर सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड दैट लेड टू हैपन दोज थिंग्स, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे US में रेनेसां हो, या फिर यूरोप में रेनेसां मूवमेंट इस्टेब्लिश हुआ हो। ठीक है, सो वी मस्ट सीक आवर बेस्ट पीसफुल ऑल्टरनेटिव टू सिक्योर गुड, बेस्ट पीसफुल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देखो, वॉर्स ब्रिंग डिवास्टेशन टू मेनी इन ऑर्डर टू ब्रिंग एनॉर्मस मटेरियल गेन्स टू द फ्यू।
देयरफॉर ये एक बहुत पेनफुल होता है किसी भी गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना कि भाई हम अपने जनता को एक एक सम्मान दे रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड जो अशोक ने सम्राट अशोक ने ये रियलाइज़ किया था कि एथिक्स वॉर मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस बिटवीन दी अगेंस्ट ग्रुप ब्रिंग्स केओस एंड डिवास्टेशन, ठीक है। दे डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम ह्यूमन नेचर। जो भी केओस है और जो भी लड़ाई वॉर करने का जो आइडिया है, ये एक ह्यूमन नेचर से डेफिनेटली नहीं आता है। किस वजह से आता है? बिल्कुल ये आता है किस वजह से? ग्रीड और गैंगटम एम्बिशन। गैंगटम मतलब कि एनॉर्मस, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंगर एंड अग्रेशन, डेफिनेटली हम ऐसा कोई दुनिया नहीं देख सकते जहाँ पे भाई बिल्कुल ही हम यूटोपियन इमेजिनेशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब लार्ज स्केल वायलेंस की बात आए, जब वॉर की बात आए, तो हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीज़ें, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, पीस टॉक्स कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें न हो, ठीक है। रिसेंटली जो हमारे ऑथर हैं वो उनका ये कहना है कि पिछले 100 सालों में उनका ये देखा गया है कि जो पीस कीपिंग प्रोसेस है वो कम होते जा रहा है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो गया, चाहे वो इराक में हो गया, आज की डेट में फिर यूरोप, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस हो गया, आने वाले टाइम में क्या पता चीन और यूएस का हो गया, ठीक है। सो एक टॉलरेंस ख़त्म होते जा रहा है, इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं लोग। और जो सालों से जो हम चाहते थे कि भाई एक लॉन्ग पीस रहे, लंबे समय तक पीस रहे, वो अभी तक नहीं मिला है। कहते हैं कि 20th सेंचुरी कैन बी एप्टली डिस्क्राइब एट द एज ऑफ वॉर्स with the first quarter of 21st century already an extension of 20th century, ठीक है। सो ये भी स्केल ऑफ वायलेंस है, डिस्ट्रक्शन है। कुछ समय पहले हमने तालिबान में देखा था, उससे पहले हमने सीरिया में देखा, उससे पहले हमने यमन में देखा, उससे पहले हमने इजिप्ट में देखा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे चल रही हैं। आप देखो म्यांमार में क्या हो रहा है, वहाँ देखो आप, ठीक है। और अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस, जाके पूरा का पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। सो वॉर तभी अवॉइड की जा सकती है अगर उसको हम एथिकली लें, अगर एथिकली हम बैठ के एक टेबल पे पीस टॉक करें, तो ही उसको अवॉइड किया जा सकता है। ग्रीडी होके कभी नहीं अवॉइड किया जा सकता, ठीक है। सो आज के लिए मेरा आपका कुछ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस काइंडली पॉज योर वीडियो, इस पर कमेंट करके बताइएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं एमसीक्यू के, ईजी हैं, मोस्ट प्रोबेबल हैं, आ सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपका मज़ेदार होगा, कमेंट करके बताइए। और ये मेंस GS1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रखा है मैंने आपके लिए, अशोकास धम्मा से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं इस पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का ओपेड एडिटोरियल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। पूछे गए क्वेश्चंस पे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं कल के एनालिसिस में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो दोस्तों, ताकि मैं भी आगे जाके बोलूँ कि मेरे भी 10,000 20,000 सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं और व्यू आते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग करते हैं, बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे उसको शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जो हमने क्वेश्चन दिया है प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए, ये आपका एक अच्छा रिवीजन था। मिलते हैं हम कल के ओपेड एनालिसिस में, तब तक जय हिंद।